जय हिंद, वंदे मातरम देशभक्तों। स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पर। हम लेकर आए आपके लिए एक और नया वीडियो लिब्रांडो की चलाने, आपको हंसाने और जगाने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्या बोला तूने? तो वायरस आपकी वैक्सीन की पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? You need a strategy. And what is the strategy? What's the aim of the strategy? Shut the space for corona. Don't close the space. Wherever you find corona can go, shut it down. कुछ भी Please understand that if you allow 97% of people to be potential victims of corona, सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर यह आक्रमण करता है। I'm talking about छत्रपति शिवाजी महाराज राजे। ये वो छत्रपति शिवाजी है जिसके बारे में लगभग 32 देशों में गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम पढ़ाया जाता है। विडंबना ये है कि भारत में उतना महत्व नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हम जैसे पागल लगे हुए, और एक दिन ऐसे योद्धाओं को इस राष्ट्र का हर बच्चा सम्मान करेगा और इज्जत करना ही पड़ेगी, बिकॉज सच को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। वो आपसे रिक्वेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार मोमेंट इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर मोमेंट पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। Next, and there's someone sitting next to me, and there's turbulence, and everyone's belted in. There was a gentleman next to me who stood up, opened his seat belt, and said, "Jor se bolo." And people from the back were like, "Jai Mata Di." And the air hostess, in this benign manner, was like, "Uncle Ji, please sit down." I was just thinking, if the man next to me had been wearing a skull cap, and an older man, 65 years old, and had there been turbulence, and had he stood up, opened his belt, and said, "Allahu Akbar," would the reaction have been the same? क्या बोला तूने? There was a gentleman next to me who stood up, opened his seat belt, and said, "Jor se bolo." आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। वो फ्लाइट एक और ड्रॉप लिया, बुड्ढा सीट बेल्ट खोला, खड़ा हुआ और चिल्लाया, जोर से बोलो। बुड्ढा चिल्ला, जोर से बोलो। अरे तू तो बोल यार। फिर खुद ही बोल के जय माता दी। और अक्रॉस द आइल एक मुसलमान आदमी दाढ़ी और टोपी में सोच रहा है, मैं अपना वाला चिल्ला देता तो क्या होता। सबके सब चोर हैं साले। इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की है। डाइट प्लान के नाम पे ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? नहीं तो ये प्रचार करने क्यों आया? अरे भैया, इसका प्रोग्राम देखने। नहीं प्रोग्राम नहीं, आप कहाँ से आई है बताइए पहले। ये क्या बात होती है? नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। इशू मत बनाओ भैया। नहीं इशू नहीं, देखो ये भैया आप ईसा मसीह का, ये क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो आप। नहीं क्रिश्चियन प्रचार कर रहे हो, ये क्या है? ये दोनों चीजें बता रही हूँ। ये आप फालतू के इशू बना रहे हो। एक महिला आई है और ये प्रचार कर रही है ईसा मसीह का। ये बाजना में आके घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। सबको नहीं बता रही हूँ, है ना? नहीं सभी को नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? आपको है क्या जरूरत? आपको है क्या जरूरत? ये ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आपको जरूरत है क्या ईसा मसीह की? तो नहीं इशू नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने भेजा है? क्या आपको हॉस्पिटल वालों ने भेजा है? कुंभ से कोरोना फैला। हाँ बताइए। फैक्ट्स के साथ बात करेंगे मेरे से। 1 अप्रैल को जब कुंभ शुरू हुआ तो देश में कितने मामले थे?
72,000। ध्यान से सुनिएगा। अभी आप कहेंगे अमन जी मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, शब्दों को आप वापस लेंगे। 1 अप्रैल को जब कुंभ शुरू हुआ, जितने भी ताल ठोके के दर्शक है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं फिगर्स बताऊंगा, इससे नैरेटिव बर्स्ट होगा। ये जो लोग कुंभ को गाली देते हैं ये लोग, सुनिएगा आपके लिए हरिशंकर जी। 1 अप्रैल को जब कुंभ शुरू हुआ, पूरे देश में 72,000 मामले सामने आ रहे थे। 72,000 में से 76% मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब से थे। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में 293 मामले थे। 1 अप्रैल को उत्तराखंड में 293 मामले थे और 8 अप्रैल को 1100 मामले थे। 1100, 293 से 1100, 700 मामले बढ़े। और ये लोग कहते हैं कुंभ ने कोरोना फैलाया, कुंभ सुपर स्प्रेडर। हरिशंकर जी आंखें खुली। उत्तराखंड में 1 अप्रैल को 293 मामले, 8 अप्रैल को 1100 मामले। आंखें खुली हरिशंकर जी। आज के बाद मत बोलिएगा कुंभ ने कोरोना फैलाया, कुंभ सुपर स्प्रेडर। बस ये आंकड़े आपकी आंखें खोलने के लिए थे। जी बोल लीजिए बात। अमन जी, मैं इस विवाद में नहीं फंसना चाहता। स्वामी गिरी जी की बात को मैंने कहा है और साथ में यह भी कहा कि पूरी सरकार, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए ना, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें नहीं फंसिए ना, पूरे देश में लॉकडाउन लगा रही है। आंकड़ों के जरिए गलत साबित करिए कि कुंभ ने कोरोना फैलाया। नहीं कुछ नहीं, एक मिनट मैं इसके बाद का जवाब दूंगा ना आपको। मुझे आंकड़ों के जरिए गलत साबित करिए हरिशंकर गुप्ता जी कि कुंभ ने कोरोना फैलाया, वरना माफी मांगिए। आज के बाद मत बोलिएगा मेरी डिबेट में कि कुंभ ने कोरोना फैलाया। सत्ता, धन, ऐशो आराम, इसके लिए कांग्रेस ने करीब 70 साल की अपनी सरकारों में देश में तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी। चंद वोटों के लिए बार बार बहुसंख्यकों की अनदेखी की गई। इसलिए आज जब मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार कोरोना सहित दूसरी मुश्किलों से आगे बढ़ रहा है, विकास की नई कहानी लिख रहा है, तब विकृत राजनीति करने वाले कांग्रेसी देश में भेदभाव और असमानता का जहर फैला रहे हैं। ताज़ा उदाहरण कुंभ मेले को लेकर है, जिसको लेकर कांग्रेसी टूलकिट तक की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ बताया गया है कि कैसे दोगली विदेशी मीडिया के साथ मिलकर कुंभ और हिंदुओं को बदनाम किया गया। कांग्रेस के नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर एंटी कुंभ वाले हैशटैग क्यों घूम रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि क्या ये महज संजोग था या कोई बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसके तहत बाकायदा एक टूल किट में कुंभ का जिक्र हुआ। बार बार सुपर स्प्रेडर कुंभ वाले मैसेज फैलाए गए, सेम टू सेम टेक्स्ट हर मोबाइल पर पहुंचाए गए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से साठ गांठ की बात कही गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेसियों ने हिंदू विरोधी काम किया हो। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू ने पहले सोमनाथ पर, फिर अयोध्या के राम मंदिर पर अपनी घटिया राजनीति की बिसात रखी। पूरी दुनिया जानती है कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते नेहरू ने कश्मीर और देश को कैसे धोखा दिया। फैजाबाद के डीएम के नायर अयोध्या के विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया। हद तो तब हो गई जब यूपीए सरकार में रिमोट से चलने वाले पीएम मनमोहन सिंह ने एक और देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बता दिया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का यहाँ के संसाधनों पर पहला हक है। दूसरी ओर आतंकियों की मौत पर सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी। इसी यूपीए सरकार में ही राम सेतु को काल्पनिक बताकर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेसी चमचों ने तो राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए तमाम तरह की हथकंडे भी अपनाए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मसले की सुनवाई को 2019 के आम चुनावों तक टाल देना चाहिए। सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, समय कोई भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने देश को बांटने और बहुसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए आज देश को जरूरत है कांग्रेस की सच को पहचानने की और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करने की। तभी देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।